हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजन और आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन क्या होता है? आप अगर किसी बॉल पर किक मारते हो तो वो मोशन में आ जाएगा, लेकिन बॉल जो है वो कभी ना कभी तो रुकेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा चलता ही रहेगा। सिमिलरली मैं बात करूँ कि मैं अगर साइकिलिंग कर रहा हूँ तो अगर पेडलिंग मारना छोड़ दूँ तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि साइकिल बस चलती ही जाएगी, कभी ना कभी तो रुकेगी ना। तो कुछ ना कुछ तो है जो मोशन को ओपोज कर रहा है और वो है फ्रिक्शन। मान लो कि एक लड़के का पैर केले के छिलके पर पड़ जाता है तो फिर वो गिर जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इसका रीजन जानने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर हम क्यों चल पाते हैं। क्योंकि जो हमारा पैर है और ग्राउंड है, उन दोनों के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। अगर मैं पैर से ग्राउंड को बैकवर्ड की डायरेक्शन में पुश कर रहा हूँ तो ग्राउंड मुझे फॉरवर्ड पुश करता है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिव। लेकिन जब पैर के नीचे केले का छिलका आ जाता है तो तब क्या होगा? इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं स्लिप हो जाऊंगा। यानी कि पैर के नीचे छिलका आने की वजह से जो रफ सरफेस थी वो अब स्मूथ सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगी, और जैसे ही सरफेस स्मूथ में कन्वर्ट हो जाती है तो फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पाऊंगा बल्कि गिर जाऊंगा से। अब फ्रिक्शन कैसे आता है, क्यों आता है, वो समझना है। मान लो कि एक टेबल है और उसके ऊपर लैपटॉप रखा हुआ है, तो मुझे इस लैपटॉप को मूव करने में मुझे मुश्किलें क्यों हो रही? तो फ्रिक्शन की वजह से ये जो दो सरफेस है वो आपस में इंटरलॉक कर जाते हैं। एक जो सरफेस है जो उसकी इरेगुलरिटीज है वो दूसरे की इरेगुलरिटीज में लॉक हो जाती है, इसीलिए मोशन मुश्किल हो जाता है। तो जितना ज़्यादा इरेगुलरिटीज उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, और जितना ज़्यादा सरफेस रब होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और जितना सरफेस स्मूथ होगा उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, जिसको मैंने पहले स्टार्टिंग में केले के छिलके वाले एग्जाम्पल से समझा दिया है। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, रेस्ट पोजीशन में है, अगर मुझे उसका मोशन स्टार्ट करना है तो जरूर कोई ओपोजिंग फोर्स होगा, क्योंकि उसकी मोशन होने नहीं देगा। तो ये जो ओपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे कि एक मूविंग बाइसिकल है, तो मूविंग बाइसिकल के केस में जो मोशन स्टार्ट हो चुका है और अभी भी जो फ्रिक्शन लग रहा है उस फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो आप क्या बता सकते हो कि स्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा कि स्लाइडिंग फोर्स ज़्यादा होगा? तो जी हाँ, स्टैटिक फोर्स ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूविंग में लाना है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो तब एक्ट करेगा जब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन मोशन में हो। आपने कभी कहीं सुना होगा फ्लूइड फ्रिक्शन। तो आखिर ये फ्लूइड फ्रिक्शन होता है क्या है? तो लिक्विड और गैसेस दोनों ही फ्लूइड होते हैं, तो ये भी क्या मोशन को रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं? क्या इनमें फ्रिक्शन लगता है? तो जी हाँ, जब हम फ्रिक्शन को बोलते हैं तो एयर और वाटर ये सभी फ्रिक्शन एग्जिस्ट करते हैं। तो जब आप तालाब में नहाने जाते हैं तब आपने वाटर का एक टाइप का रेजिस्टेंस फील किया होगा, तो वो क्या है? तो वो है फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, और ये फ्लूइड फ्रिक्शन किस फैक्टर पे डिपेंडिंग करता है? तो ऑब्जेक्ट की स्पीड, उसके शेप और नेचर पे डिपेंडिंग होता है। इसीलिए एरोप्लेन या फाइटर जेट को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि जितना हो सके उतना एयर के रेजिस्टेंस को कम किया जा सके और मोशन इजीली हो पाए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मास और वेट के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।